चलो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो ये भी किसी का डाउट है भाई, फटाफट देखो और इसको सॉल्व करो। भुवनेश, चिराग, जल्दी से इसको सॉल्व करो। ये देख रहे हो यहाँ पे पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी सम। देखते हैं। जीरो आंसर नहीं आएगा। जीरो क्यों आएगा भाई? क्यूब ऑफ साइड बी हैज चार्ज क्यू एट ईच ऑफ द वर्टिसेस। जीरो बता तो दिया तुमने जल्दी, लेकिन किस लॉजिक पे बताया जीरो? किस लॉजिक पे बताया जीरो भाई? सर 8 चार्जेस। बोलो बोलो, कौन से लॉजिक पे? क्यूब ऑफ साइड बी, क्यूब का साइड बी है, तो ठीक है भाई, बी है साइड। क्यू चार्ज ऑन ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस पे भाई क्यू चार्ज है। डिटरमिन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बताने हैं सेंटर पे। तो तुमने क्या जीरो बताया? फील्ड जीरो बताया या पोटेंशियल जीरो बताया? फील्ड जीरो बताया, तो ठीक बताया भाई। फील्ड जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि अच्छा ठीक है, मैच कर लेना। अभी अपना तो पहले माइक को ऑफ कर लो और हम लोग सॉल्व करते हैं, आप मैच कर लेना। देखो भाई, करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर भाई, तो सबके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करने होते हैं। यहाँ 8 है तो 8 का सम करने पड़ेंगे, वेक्टोरियली ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है सेंटर पे। सबको मालूम है, बहुत पहले इस सब का क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। और ये भी तुम्हें पता है कि अगर क्यूब है तो एक डायगोनल के डायमेट्रिकली अपोजिट जो है हमारा, वो सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। डायगोनल सेंटर से होता हुआ जाएगा अगर एक डायगोनल की बात करें तो। इट मीन्स जितना फोर्स, जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतने ही वैल्यू पे होगा, उतना ही वैल्यू का होगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि भाई क्यूब के सेंटर से हर कॉर्नर का उतना ही डिस्टेंस है, और एक कॉर्नर और डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर जो है हमारा, इसका डायगोनली अपोजिट कॉर्नर जो है, वो दोनों एक लाइन में सेंट्रॉइड जो यहाँ पे सेंटर है, समझो सेंट्रॉइड क्या बोले, सेंटर ऑफ द क्यूब से क्रॉस करता हुआ ये लाइन होगा, जो कि सेंटर इसके मिड पॉइंट पे होगा। इट मीन्स ये जितना सेपरेशन है अगर r, तो इसका भी सेपरेशन होगा r, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना प्रोड्यूस करेगा उसके इक्वल एंड अपोजिट ये प्रोड्यूस करेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वैसे ही दूसरे भी इसको कैंसिल करेंगे भाई, दूसरे भी इसको कैंसिल करेंगे। मीन्स ये वाला जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ये वाला जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा, ये वाला उतना ही ऐसे प्रोड्यूस कर देगा, और ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल ही कैंसिल कर देंगे। वैसे ही इसका और इसका कैंसिल हो जाएगा, इसका और इसका कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही इसका और इसका कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 4 पेयर में 8 चार्जेस एक दूसरे के फील्ड को नलीफाई कर लेंगे। मीन्स ये अगर 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, 4 नंबर है, इधर 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, अगर 7 नंबर है वो, और ये 8 नंबर हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 1 का जो फील्ड है वो 7 वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो E1 यहाँ पे जो E7 लिखा जाएगा, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। इसलिए 2 वाले से ये 8 वाला कैंसिल हो जाएगा भाई, तो 2 वाले से ये 8 वाला कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सब पेयर में कैंसिल हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो मिल जाएगा। बात रह गई पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल की भी वैसे ही काम करना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्केलर की तरह सब सम होंगे भाई। यहाँ वेक्टर का कोई मतलब नहीं होता है, स्केलर का होता है। और सबका सेपरेशन, इसका सेपरेशन देखें या इसका सेपरेशन देखें या इसका सेपरेशन, किसी का भी सेपरेशन सबका आर ही है। इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला चार्ज है उसका पोटेंशियल होगा Q/4πε0 R पोटेंशियल। दूसरे का क्या होगा भाई? तो इसका भी होगा Q/4πε0 वही R।
फिर ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही r, इट मीन्स 8 टाइम्स q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये है पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर। तो अब ये 8q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r का वैल्यू तुम्हें रखने होंगे, और ये r का वैल्यू कितना होगा, तो डायगोनल का हाफ। r का वैल्यू है भाई डायगोनल का हाफ, और ये डायगोनल कितना होगा, तो डायगोनल होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मीन्स रूट 3 बाई 2b, रूट 3b अपॉन 2, तो रूट 3 बाई 2b। r का वैल्यू है ये, तो रूट 3 बाई 2b रख देंगे, r का वैल्यू रूट 3 बाई 2b वहाँ रख देंगे और काम हो जाएगा आसान। अब ये आप सोचेंगे कि डायगोनल का वैल्यू हमने ऐसे क्यों लिख दिया भाई, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता ही है भाई। तुमने पढ़ा होगा वेक्टर में, वेक्टर में पढ़ा था भाई, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये वाला जो वेक्टर होता था वो होता था, अगर ये बी साइड का है तो बी कोऑर्डिनेट इसका डायगोनल जो होगा उसका कोऑर्डिनेट जो यहाँ का होगा वो बी 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 है। मतलब एक एंड से, अगर ये ओरिजिन है तो एक एंड से जो डायगोनल होगा वो बी लेंथ राइट वर्ड, बी लेंथ इधर और बी लेंथ हाइट पे। मीन्स ये डायगोनल वेक्टर को अगर लिखेंगे, डायगोनल वेक्टर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे बी आई कैप, क्योंकि कोई भी एक डायगोनल बी राइट वर्ड तो बी हाइट में और बी फ्रंट में, बी आई कैप बी जे कैप प्लस बी के कैप। इसलिए डायगोनल वेक्टर का जो वैल्यू होगा, डायगोनल का वैल्यू होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया डायगोनल, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो r मिलेगा, इसलिए ये वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू वहाँ पुट कर दोगे, मीन्स ये हो गया वैल्यू रूट 3 बाई 2b, रूट 3 बाई 2b। बस यहाँ से आपका काम हो जाएगा। 2 से यहाँ पे जो भी 2 से ये 2 कैंसिल होगा और 2 से ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4q डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 3b। ऐसे करके पोटेंशियल आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही रहेगा, पोटेंशियल हम लोगों ने निकाल लिया, तो ये काम हो जाएगा। चलो भाई इसको मैं आगे बढ़ाऊँ। वैसे इसका सोल्यूशन इसके बाद आ रहा है, बुक का सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। चलो भाई देखो, ये देखो, ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द क्यूब फ्रॉम ईच वर्टेक्स इज रूट 3 बाई 2b। ज्योमेट्रिकली हमने निकाल लिया, कैसे निकाली वो आपने देखा ही। पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज एट वन वर्टेक्स इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। का वैल्यू रूट 3 बाई 2b रख दिया, ये वैल्यू मिल गया। और पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑफ 8 वर्टिसेस क्या होगा, 8 टाइम्स हो गया भाई, जो वैल्यू आया था उसका 8 टाइम्स किया तो ये वाला वैल्यू मिल गया। बिल्कुल ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, इट इज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ चार्ज अबाउट द पॉइंट। सेंटर से जैसा इधर वैसा ही इधर, जैसा इस कॉर्नर वैसा ही इधर कॉर्नर, इसलिए वो कैंसिल हो गया। बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.16। उसके पहले वाला भी एनसीईआरटी का था, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जल्दी से इसको ट्राई किया जाए, जल्दी से इसको ट्राई किया जाए भाई। चलो देखा जाए भाई, ये क्या कह रहा है, दिख तो रहा है ना इतना पे। हाँ भाई दिख रहा है भुवनेश, दिख रहा है। चलो तो फर्स्ट वाला तो ट्राई किया होगा। सो डैट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक्चुअली ये ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, एनसीईआरटी में दे दिया हुआ है, आएगा नहीं ऐसा, फिर भी सो डैट normal component of electrostatic field has discontinuity from one side of a charged surface to another given by this। discontinuity मैथमेटिकल टर्म है, discontinuity कोई बात नहीं है। देखो कोई एक कंडक्टर है, वन साइड ऑफ ए चार्ज्ड सरफेस,
कोई चार्ज सरफेस, ये है भाई चार्ज सरफेस, ठीक है, ये चार्ज सरफेस है। तो कह रहा है कि नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है एज डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन नॉर्मल कंपोनेंट। तो नॉर्मल ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में क्या होता है? 0 होता है। बाहर में हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, वो सबको मालूम है। जस्ट आउटसाइड कंडक्टर क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। तो कह रहा है कि डिसकंटिन्यूटी हो। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल अगर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे और इधर ये आर दिखा रहे हो, मान लो यहाँ से आर हमने काउंट करना शुरू किया और यहाँ से आर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब तक आर का वैल्यू कैपिटल आर से कम हो, कैपिटल आर बोले तो रेडियस, तो जब कैपिटल आर से कम हो डेट इज इनसाइड है, आर लेस देन कैपिटल आर डेट इज इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड है, तब तक तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही कंपोनेंट है, तो उसका नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट सब 0 है। तो ये तो भाई 0 है अंदर तक, जब तक ये इनर है। जैसे ही सरफेस पे आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है और नॉर्मल कंपोनेंट ही रहता है, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट ही है। सो नॉर्मल कंपोनेंट बन जाता है, वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये थोड़े दूर तक तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहता है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जाने लग जाओगे तो फिर ये अपना डिक्रीजिंग टेंडेंसी दिखाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ये कि डिसकंटिन्यूटी है, तो बिल्कुल है डिसकंटिन्यूटी। मैथ्स में इसी को तो बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो कुछ और, राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो कुछ और वैल्यू है। राइट हैंड साइड से सरफेस पे आ रहे हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है। मान लो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन पर कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो यहाँ पे 10 है और जैसे ही अंदर गया सडनली 0। तो ये क्या हुआ? डिसकंटिन्यूटी। कितने का डिसकंटिन्यूटी भाई? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो ये बाहर वाला मान लो E2 है, बाहर वाले को E2 बोले, अंदर वाले को E1 बोले, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू कितना होगा भाई? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 0। इट मीन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और ये जो डिसकंटिन्यूटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये n जो लिखा है वो n है नॉर्मल वेक्टर, मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, नॉर्मल में एक यूनिट वेक्टर। इसलिए बाहर वाला जो E2 है वो इसको लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये नॉर्मल, ऐसा लिखेंगे। E2 लिखेंगे ऐसे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू नॉर्मल डायरेक्शन में है इसलिए नॉर्मल। अगर x डायरेक्शन होता तो आई कैप भी लिख सकते थे ऐसा। और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई 0 है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, नॉर्मल वाला देख रहे हैं तो ये 0 है, E1। सो डिसकंटिन्यूटी है इतने का। समझ में आया भाई यहाँ तक? कंफ्यूजन है कुछ तो बता दो। अंदर में कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सबको मालूम है, और जस्ट आउटसाइड कंडक्टर फील्ड हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, वो भी सबको मालूम है। अगर नहीं मालूम है, अगर भूल गए हैं, आप बताया है मैंने, अगर भूल गए तो छोटा सा गॉसियन सिलेंडर ले लो और काम कर दो। अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और इसमें हम लोग गॉस लॉ अगर अप्लाई कर दें, क्या भाई, तो E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज, ऐसा करें। यहाँ सिग्मा अगर चार्ज डेंसिटी है तो हम लोग लिख सकते हैं इसका फील्ड ऐसे, फील्ड तो भाई ऐसे है इसका, अंदर में फील्ड होता नहीं है, बाहर में ही फील्ड होता है इस तरह से। तो अगर मैं इस गॉसियन सिलेंडर की बात करूं तो ये इनर वाला डिस्क है, इसके लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फ्लक्स नहीं बनेगा, 0। इस आउटर वाले डिस्क पे देखें, आउटर वाले डिस्क पे तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही है, फील्ड भी उधर ही है, इसलिए फ्लक्स हो जाएगा E cos 0 डिग्री। इनर डिस्क, आउटर डिस्क और ये कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे देखेंगे तो इसका एरिया एलिमेंट इधर है, फील्ड इधर है। एरिया एलिमेंट इधर है, फील्ड है ही नहीं, अंदर में तो फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे फील्ड है इस डायरेक्शन में। बाहर वाला में देखेंगे तो इस डायरेक्शन में एरिया इधर है 90 डिग्री एंगल। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए
अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इसलिए। ई इनसाइड इज जीरो इसलिए, और यहाँ पे ई आउटसाइड इज परपेंडिकुलर टू एरिया एलिमेंट इसलिए। दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज कितना भाई, तो ये भी तो ए एरिया है, ए एरिया जैसे ये था तो ये सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए विल बी चार्ज इनक्लोज्ड। तो बस ये इक्वेशन हुआ, और इससे हमें क्या मिला भाई, तो ई इंटू ए, ई इंटू ए, बाकी सब 0 0 0 इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन ε0। ए कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा, वो है सिग्मा अपॉन ε0। इस तरह से हम लोग गॉस लॉ यूज़ करके फील्ड निकालते हैं। जस्ट आउटसाइड एनी कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिग्मा अपॉन ε0, अंदर में होगा फील्ड जीरो, बाहर में यही फील्ड होता है। यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, बहुत दूर चले जाओगे तो फिर ये फील्ड डिक्रीज होगा। जस्ट आउटसाइड देख रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर पे देखो, चाहे 2 सेंटीमीटर पे, चाहे 3 सेंटीमीटर पे, फील्ड इतना ही होगा, सिग्मा अपॉन ε0। तो ये डिसकंटिन्यूटी है भाई। n is a unit vector normal to the surface at the point, and sigma is the surface charge density at that point. Direction of normal is outside, outside 1 से लेकर 2 की तरफ, यानी E1 से E2 की तरफ। Hence so that just outside the conductor electric field is this। तो just outside the conductor यही होगा भाई, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। फिर बी पार्ट में क्या कह रहा है भाई, तो so that tangential component of electrostatic field is continuous from one side of a charged surface to another side। मतलब कंडक्टर के वन साइड से दूसरे साइड में जाए भाई, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट देखे, टेंजेंशियल कंपोनेंट, नॉर्मल को छोड़ दो भाई, टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे देखो अंदर में, और टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ देखो। तो ये E2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, यहाँ E1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट है। अरे भाई तो E1 तो होता ही है जीरो, तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, वो भी जीरो। और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बट वो परपेंडिकुलर होता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई इधर ही होता है, सिग्मा अपॉन ε0, और वो भी है आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड ऐसा बोल सकते हैं। मतलब नॉर्मल टू द सरफेस होता है, नॉर्मल टू सरफेस। और इसलिए अगर नॉर्मल टू सरफेस हो रहा है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा भाई, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ई जो है हमारा E2 और कॉस 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है भैया, तो इसका कंपोनेंट इधर टेंजेंशियल में क्या होगा, तो जीरो होगा। तो अंदर में भी टेंजेंशियल जीरो, बाहर में भी टेंजेंशियल जीरो। इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट को प्लॉट करोगे आर के साथ, तो अंदर भी है जीरो, बाहर भी है जीरो। तो इसका क्या है भाई, तो ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस, मतलब वैल्यू मैचिंग। लेफ्ट हैंड साइड से देखो, अंदर से जाओ, टेंजेंशियल कंपोनेंट देखो वो जीरो है, बाहर से भी देखो जीरो ही है, वैल्यू में सडन चेंज नहीं है, सो कंटिन्यूअस है। यहाँ वैल्यू में सडन चेंज है, डिसकंटिन्यूअस है। बोलो भाई ठीक है, अब बोलता नहीं है तरुण, भुवनेश, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, जब ये क्लियर है, अतुल तुम भी इरेगुलर हो, कभी आते हो कभी रह जाते हो, बैठ जाते हो चाय पीने। अरे ज़िंदगी भर चाय पीनी है भाई, ज़िंदगी भर मज़ा ही तो लेना है। अभी थोड़ा सा आगे अगर ज़िंदगी में सज़ा लेना है तो थोड़ा सा अभी मज़ा कर लो, और आगे मज़ा लेना है तो थोड़े से टाइम के लिए सज़ा कर लो। मज़ा और सज़ा दोनों एक साथ नहीं चलता। अभी थोड़े टाइम के लिए सज़ा काट लो भाई, आगे के लिए मज़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये समझ गए। चलो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? नहीं है भाई कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आ गया भाई, इसको भी जल्दी से देखा जाए। स्फेरिकल कंडक्टर, जल्दी से देखो। एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस r एंड r1, इनर रेडियस r, इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 है चार्ज क्यूब। स्फेरिकल कंडक्टर है, इनर रेडियस आउटर रेडियस अलग अलग है, इसका मतलब ये हॉलो कंडक्टर की तरह हम लोग इसको समझें। इस तरह से है भाई,
कोई बात नहीं है, रहो भाई इस तरह से, क्या परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं है, रहो, ठीक है। तो इनर रेडियस कह रहा है R1, आउटर रेडियस कह रहा है R2, ठीक है भाई। इनर रेडियस आउटर रेडियस हो गया R1 R2। चार्ज इस पे है Q चार्ज है, तो Q चार्ज ऑब्वियसली सरफेस पे होता है भाई, कंडक्टिंग अगर है ये तो Q जो चार्ज होगा वो ओनली ऑन द सरफेस होगा, Q चार्ज होगा ओनली ऑन द सरफेस पे होगा। क्या भाई ठीक है यहाँ तक? भुवनेश बोलो जल्दी, यहाँ तक तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से काम करते जाएंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। और इसके बाद क्या करना है, R1 रेडियस ले लिया, R2 भी रेडियस ले लिया। अब चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, तो यहाँ पे सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया स्मॉल q, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल? इनर सरफेस पे आउटर सरफेस पे क्या है इस पे चार्ज डेंसिटी? तो भाई ये सब तो कराया था, ये सब तो कराया था, फिर भी डाउट आ जाता है। ये बिल्कुल आराम से कराया था। भुवनेश बोलो भाई, इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? इनर सरफेस पे चार्ज Q चार्ज कैविटी में हो तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज? कैविटी ही तो हो गया, -Q। तो भाई यहाँ पे आएगा चार्ज इनर पे -Q, क्योंकि जब भी कैविटी के अंदर चार्ज रखेंगे तो जितना चार्ज यहाँ रखोगे उसके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर होगा इनर सरफेस पे। अगर Q चार्ज रखा है तो अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होंगे, और वो नेगेटिव चार्ज कितना होगा भाई? तो -Q होगा ओवरऑल। तो ये हो गया चार्ज ऑन इनर सरफेस, इनर सरफेस पे ये चार्ज है, ऐसे लिख देता हूँ, चार्ज ऑन इनर सरफेस, ठीक है भाई। तो इसलिए अगर चार्ज डेंसिटी की बात करें इनर सरफेस पे तो चार्ज -Q डिवाइडेड बाई एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा? 4πr1²। भाई इनर सरफेस एरिया कितना है? तो ये R1 रेडियस है, चार्ज है -Q, तो -Q चार्ज डिवाइडेड बाई द सरफेस एरिया, तो ये हो गया इनर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो निकालना था। चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल? तो इनर पे तो ये हो गया। अब बताओ भाई आउटर पे कितना होगा चार्ज? भुवनेश बताओ भाई, चाहे तरुण, रिया, कोई बताओ आउटर पे कितना चार्ज होगा? आउटर सरफेस पे कितना चार्ज? आउटर सरफेस पे कितना चार्ज? जल्दी बोलो। आउटर सरफेस पे कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भाई, क्योंकि जो कैविटी के अंदर रखते हैं चार्ज तो इस पे -Q जाता है। ओवरऑल इसमें चार्ज जो रहने हैं, ओवरऑल चार्ज इस कंडक्टिंग सेल में रहने हैं, वो तो भाई कैपिटल Q था, क्योंकि कैपिटल Q इनिशियली चार्ज है, तो इस -Q के करस्पॉन्डिंग Q चार्ज और कैपिटल Q पहले से है। तभी तो इन दोनों का जब नेट निकालेंगे तो सेल पर का अब टोटल चार्ज जो सेल पे आएगा वो टोटल चार्ज जितना था उतना ही रहना चाहिए। कैपिटल Q प्लस Q है आउटर पे और इनर पे है -Q, इसलिए कैंसिल हो करके बच जाएगा हमारा कैपिटल Q। होना भी चाहिए क्योंकि ये आइसोलेटेड था भाई। ये जब आइसोलेटेड है तो नेट चार्ज उतने का उतना ही रहना है। ये तो कैविटी के अंदर है ऐसे भाई, इसको टच थोड़ी कराया है। इसलिए ये करता क्या है एक्चुअली क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज जैसे सेंटर पे रखा जाता है ये चिल्लाता है, बोलता है देखो भाई मैं पॉजिटिव चार्ज लटक गया हूँ बीच में, अब हमें निगेटिव की तलाश है भाई, निगेटिव कोई आए और हमें न्यूट्रलाइज करे। तो इलेक्ट्रॉन इसके सुनते हैं, बोलते हैं कहाँ है पॉजिटिव, कहाँ मुझे न्यूट्रलाइज करने के लिए जाना है, कहाँ जाना है? तो भाई देखा यहाँ है, अच्छा तो रास्ता तो है ही नहीं जाने का, कैसे मैं तुम्हें न्यूट्रलाइज करूँ? कोई बात नहीं, देखते रहो भाई, कम से कम जब मौका मिलेगा। तो इट मीन्स ये कर क्या रहा है, ये तो ऐसे मैंने बता दिया, कर क्या रहा है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉजिटिव अगर रास्ते मिले तो उसको धक्का मारेगा, निगेटिव रहेगा तो बुलाएगा। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स दिस पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ द कैविटी वो
इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट होकर के इलेक्ट्रॉन पास आए हुए हैं, और वे कितना आएंगे तो माइनस क्यू, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ये हम लोगों ने प्रूव किया था भाई गॉस लॉ से प्रूव किया था। यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लिया था, तो इनर सरफेस पे हमेशा जितना चार्ज है सेंटर पे उतना ही नेगेटिव इंड्यूस होता है। वैसे ये जो है वो इसका है एडिशनल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एडिशनल में दिए हुए, तो कई सारे क्वेश्चन एडिशनल में होते हैं जो कि ऑप्शनल रीडिंग पे बेस्ड होते हैं, तो कई बार नहीं भी पूछे जाते हैं। तो बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज आया वो कैपिटल Q प्लस स्मॉल q आया, इसलिए आउटर सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी अगर निकालना चाहेंगे तो वो होगा चार्ज Q प्लस Q डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया 4πr²। ये हो गया भाई आउटर पर का चार्ज डेंसिटी, बात हो गई खत्म। इनर और आउटर पर निकालने थे, काम हो गया भाई। सबको याद रखने हैं, प्रूफ भी किया था मैंने रेगुलर क्लास में कि अगर गॉसियन सरफेस अंदर ले लें तो ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जितना कैविटी में रखोगे उसका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इनर सरफेस पे डेवलप हो जाते हैं। इसलिए अगर 2 कूलम रखोगे -2 कूलम डेवलप हो जाएगा, अगर अंदर में -3 कूलम रखेंगे तो यहाँ +3 कूलम डेवलप हो जाएगा इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट। और बाहर में कितना होगा भाई, तो जितना नेट होने के लिए चाहिए। नेट अगर नेट पहले से 0 होता तो इधर -q तो इधर +q, लेकिन नेट पहले से q है तो ये -q का तो +q रहेगा ही, और प्लस जो ये टोटल का, ताकि जब दोनों को ऐड करें तो ये वाला तो कैंसिल ही हो जाए, जो इस पे नेट था वो रहेगा। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से ये आउटर पे निकाल देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो भाई, अब इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विद नो चार्ज, इनसाइड द कैविटी विद नो चार्ज इज 0 इवन इफ द सेल इज नॉन स्फेरिकल। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विद नो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जब कोई चार्ज नहीं होता तो भी क्या 0 होता है? इफ द सेल इज नॉन स्फेरिकल, तो हाँ भाई तब भी 0 होता है। ये जरूरी नहीं कि स्फेरिकल, अगर ऐसा शेप का भी हो तो भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है। ठीक है भाई, वरुण जी क्लास में हैं, अभी क्लास में हैं, 7 बजे फ्री होऊंगा। हाँ 7 बजे अगर ले पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, अभी मैं क्लास में हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, बोलो क्लियर है भुवनेश? चार्ज डेंसिटी समझ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नॉन स्फेरिकल शेप भी हो, कैसा भी शेप हो कंडक्टर का, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कैविटी के अंदर तब ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जब इसके अंदर कोई क्यू चार्ज रखा जाएगा, और जो इस पे चार्ज रखोगे वो सब के सब आउटर सरफेस पे होंगे, और आउटर सरफेस पे रह करके बाहर तो फील्ड प्रोड्यूस करेंगे लेकिन अंदर फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अंदर का फील्ड 0, कैविटी में भी 0। अगर इंदर चार्ज नहीं रखा है तो रखोगे तो फील्ड आएगा कैविटी के अंदर। यहाँ रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर रहेगा, बट इनसाइड द कंडक्टर फिर भी नहीं रहेगा। और ये सब पे हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है रेगुलर क्लास में, अगर किसी का मिसिंग है तो वो क्लास करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखा जाए भाई, ये देखो, अच्छा ये वही क्वेश्चन का आंसर, ये सेम क्वेश्चन है और ये इधर इसका आंसर है। टेकिंग गॉसियन सरफेस R1 से ज़्यादा, ये गॉसियन सरफेस लेकर के हम लोगों ने भी ऐसे ही गॉसियन सरफेस लेकर के प्रूव किया था कि इधर Q है तो -Q डेवलप होगा। वही देखो यहाँ गॉसियन सरफेस लिया है R रेडियस का, जो कि R1 से ज़्यादा है बट R2 से कम है, तो अंदर लेते हैं और गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, उससे चार्ज आ जाता है इनर सरफेस पे -Q। बिल्कुल ठीक बात, इनर सरफेस पे चार्ज आ जाता है -Q। ठीक है, जो भी हम लोगों ने दिखाया था भाई -Q, और ये गॉस लॉ से हम लोग प्रूफ करते हैं, और इससे अंदर वाले चार्ज पे -Q/πr1² हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, आउटर पे Q + Q डिवाइडेड बाई 4πr2² हो गया। गॉस लॉ से हम लोग प्रूफ करते हैं। बाई गॉस लॉ द नेट चार्ज ऑन द इनर सरफेस इंक्लोजिंग द कैविटी नॉट हैविंग एनी चार्ज मस्ट बी 0, तब भी 0 होगा जब कोई चार्ज नहीं है,
और कैविटी कोई इरेगुलर शेप का भी है तब भी। फॉर ए कैविटी ऑफ आर्बिट्ररी शेप दिस इज नॉट एनफ टू क्लेम दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मस्ट बी जीरो। द कैविटी मे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विद टोटल चार्ज जीरो टू डिस्पोज ऑफ दिस पॉसिबिलिटी। कैविटी में अगर कोई चार्ज ना हो तब तो खैर नहीं होता है। ये क्वेश्चन में जो बोला था कि कोई चार्ज ना हो, कोई चार्ज ना हो तब तो जीरो होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल में हो कि टोटल चार्ज जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में टू डिस्पोज ऑफ दिस पॉसिबिलिटी टू टेक ए क्लोज लूप पार्ट ऑफ दिस। ये तो इमेजिनरी सिचुएशन लेकर के ये बता रहा है, अपना डिस्कस कर रहा है। लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन था भाई कि अगर हमने कैविटी में कोई चार्ज नहीं रखा है, जब कोई चार्ज नहीं रखा है तब तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। और ये कह रहा है कि कभी ऐसा हो सकता है कि प्लस क्यू रह जाए, माइनस क्यू रह जाए तो फिर इसका फील्ड बनेगा और इसके चलते इसमें यहाँ पे कहीं पे कुछ इंड्यूस होगा इधर भी नलीफाई करने के लिए। तो वो सब तो इमेजिनरी बात है। क्वेश्चन में तो ये था ही नहीं कि इसमें है, इसमें तो चार्ज ही नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। चार्ज नहीं है तो अब डाइपोल रख लें तो वो बात अलग है। एब्सेंट ऑफ चार्ज, क्वेश्चन का सेंस तो ये कह रहा था कि चार्ज नहीं है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। नहीं है तो भाई नहीं है। अब डाइपोल रखेंगे तब तो फिर उसका फील्ड आएगा ही, उसका फील्ड बिल्कुल आएगा। तो वही सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो खैर उसकी इमेजिनरी सिचुएशन लेकर के मैं क्यों काम करूँगा भाई, जो क्वेश्चन में दिया है उसी हिसाब से काम करेंगे। चलो एक क्वेश्चन आ गया और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आता है भाई। जल्दी से एनसीईआरटी 23 नंबर क्वेश्चन एडिशनल का है, बट पूछ सकता है। एडिशनल के सारे क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं हैं, कुछ क्वेश्चन तो आपके काम के नहीं हैं। एडिशनल में देखो कुछ क्वेश्चन वेन डायग्राफ जनरेटर पे है। अरे भाई तो 4 साल पहले वेन डायग्राफ जनरेटर रहता था सिलेबस में, आजकल 4 साल 5 साल 6 साल से हटा हुआ है सिलेबस में। वेन डायग्राफ जनरेटर हट चुका है, इसलिए अब उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो अब ज़रूरत के नहीं हैं। तो कई सारे ऑप्शनल रीडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं एडिशनल में, इसलिए तो उसको एडिशनल नाम दिया गया है। उसमें जो टॉपिक में रह के काम लायक हैं वही करने की ज़रूरत है, सारा करने की ज़रूरत नहीं है और सारा आप कर भी नहीं पाएंगे। वेन डायग्राफ जनरेटर नहीं हुआ है। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी उस सिलेबस में 20 साल पहले से हट चुके हैं। चलो भाई देखो, द इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड। एक कैपेसिटर चाहिए कितने का भाई, 2 माइक्रोफैराड का चाहिए। जल्दी से देखो, इन ए सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। एक कैपेसिटर चाहिए जो कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलो वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर सकें, ऐसा चाहिए। ए और बी 1 किलो वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर सकें और इस कैपेसिटर का वैल्यू हो 2 माइक्रोफैराड। An electrical technician require a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. ठीक है। A large number of 1 microfarad capacitor are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt. मतलब उस टेक्नीशियन के पास 1 माइक्रोफैराड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं और एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड वाला ये कितना वोल्टेज बियर कर सकता है भाई, तो 400 वोल्ट ओनली। 400 वोल्ट से ज़्यादा किया तो ये डैमेज हो जाएंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है भाई। विद स्टैंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस इसी को बोलते हैं। देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर अवेलेबल। बहुत सारे 1 माइक्रोफैराड के बहुत सारे कैपेसिटर, पूरा सूटकेस भर के रखा है उसने। Available to him, each of which can withstand a potential difference not more than 400 volt. मैक्सिमम वोल्टेज जो ये बियर कर सकता है भाई वो है 400 वोल्ट। मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बियर कर सकता है, मतलब ये विद स्टैंडिंग वोल्टेज भी इसको बोलते हैं। विद स्टैंडिंग वोल्टेज, इतना वोल्टेज तक विद स्टैंड कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर दे दिया तो ये क्या कर लेगा, तो ये डैमेज हो जाएगा। क्यों भाई, तो इसका डाइलेक्ट्रिक जो इसके अंदर है ना उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई है, मैंने बताया है चैप्टर 2 में। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, हर मीडियम का अपना अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, बताया था। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिससे ज़्यादा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई हुआ इसमें
डाइलेक्ट्रिक जिसका पोलराइजेशन हुआ था मॉलिक्यूल का, सारे मॉलिक्यूल का पोलराइज्ड होने के बाद एक्सटेंशन होता है, फोर्स लगता है, स्ट्रेचिंग फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा स्ट्रेचिंग फोर्स, और एक सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाते हैं, और ऐसे कंडीशन में चार्ज का फ्लो होता है और करंट प्रोड्यूस होने से ये डैमेज हो जाते हैं। मीन्स डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये विद स्टैंडिंग वोल्टेज 400 वोल्ट है, मीन्स 400 वोल्ट तक ये सेफ है, उससे ज़्यादा किया तो ये डैमेज्ड हो जाएगा। फिर से इस सेंटेंस को पढ़ो। ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट। समझ में आ गया? 1 माइक्रोफैराड बहुत सारे उसके पास हैं, लेकिन ये सारे के सारे 400 वोल्ट से ज़्यादा पे कनेक्ट किए तो डैमेज हो जाएंगे, और हमें चाहिए 1000 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करना। हमें 1000 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करना है भाई, और 2 माइक्रोफैराड का चाहिए। 2 माइक्रोफैराड सूटकेस में नहीं है, ओनली 1 वाला है, और वो भी 400। सजेस्ट ए पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर। एक ऐसा अरेंजमेंट सजेस्ट करो कि वो टेक्नीशियन जो है वो ए और बी 1000 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट भी कर पाए। तो अकेले तो एक कैपेसिटर कनेक्ट करेगा तो वो तो डैमेज ही हो जाएगा 1000 वोल्ट के अक्रॉस। तो इसलिए क्या करिए, एक ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बनाए सच दैट कि उस कंबाइंड कॉम्बिनेशन ग्रुप का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड रहे, और उस पूरे ग्रुप को 1000 के अक्रॉस कनेक्ट कर सकें और वो सेफ रहे। तो ऐसा ग्रुप सजेस्ट करना है, ऐसा अरेंजमेंट सजेस्ट करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ 1 फैराड कैपेसिटर कंज्यूम हो। ये ना कि पूरा सूटकेस खाली हो गया और हमारा काम भी नहीं हुआ। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड बताने हैं, ऐसा अरेंजमेंट। तो कैसे सोचेंगे भाई? 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ गया, कैसे सोचेंगे? सबसे पहली बात कि आपको 1000 के अक्रॉस कनेक्ट करने हैं, तो अकेले कैपेसिटर को तो कनेक्ट करोगे तो डैमेज हो जाएगा। इसलिए आपको इसके सीरीज में एक और अगर कर लें तो ठीक है भैया, तू 400 बियर कर लेना, मैं भी 400 बियर कर लूँगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा, बोला जाएगा कि अकेले के थ्रू मत दो, दोनों को मिला के दो। तो दोनों मिला के भी 800 ही बियर कर सकता है, तो चलो भाई 3 मिल जाते हैं। अब तो 1200 हम लोग कर सकते हैं बियर, 400 1200 अगर इसके क्रॉस कनेक्ट हो तब भी हम लोग इक्वल कैपेसिटर्स हैं भाई, तो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। और जब इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो 1000/3 यानी 333 वोल्ट 333 वोल्ट 333 वोल्ट सेफ रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। 400 का हम लोग कर सकते हैं। तो हाँ भाई, तो कभी भी चलना है, कभी भी कनेक्ट होना है इस 1000 के क्रॉस, तो 3 का कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होना है। पहले तो ये सारे कैपेसिटर ये कसम खा लेंगे भाई कि अगर ज़िंदा रहना है तो 3 को मिल के कम से कम रहना होगा। 3 का ब्रांच बनाएंगे और बोलेंगे पूरा ब्रांच को कनेक्ट कर दो 1000 में, अकेले का मत करो, हम तीनों का कॉम्बिनेशन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो भाई 1000 के क्रॉस कर दो कनेक्ट, तीनों सेफ रहेगा। ठीक है भाई। तो टेक्नीशियन ने बोला ठीक है भैया, तुम 3 कैपेसिटर को तो मैं सीरीज में करके कर दूंगा कनेक्ट 1000 के क्रॉस, सेफ तो तुम रह जाओगे, लेकिन तुम कैपेसिटेंस कितना दोगे? तो इक्विवेलेंट होगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, दैट इज 1/c इक्विवेलेंट इज 3। तो c इक्विवेलेंट इज 1/3, तो 1/3 माइक्रोफैराड मिलेगा भाई। तो टेक्नीशियन ने बोला इससे काम तो मेरा नहीं चलेगा, मुझे तो चाहिए 2 माइक्रोफैराड। तुम अपना वोल्टेज देखने के चक्कर में तो 3 का कॉम्बिनेशन बना दिया तुमने कि हम तो तीनों के एक साथ करो भाई, एक साथ करो, लेकिन तुम्हारा इक्विवेलेंट तो 1/3 आएगा, क्योंकि 1/c इक्विवेलेंट इज 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ऐसे करेंगे तो हमें ये 3 मिला, c इक्विवेलेंट इज 1/3 माइक्रोफैराड। तो इस अकेले का, पूरे इस ग्रुप का, इस अकेले ग्रुप का इक्विवेलेंट जो है वो है हमारा 1/3 माइक्रोफैराड। तो इस ग्रुप ने बोला टेक्नीशियन को अब मैं क्या करूं, मुझे तो सेफ रहना है, ज़िंदा रहना है, तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा। अब आपका कैपेसिटेंस कम मिल रहा है तो आप दूसरा अरेंजमेंट कर लो। क्या करो भाई? तो हमारे पैरेलल में सुना है कि कैपेसिटर के पैरेलल में होता है तो वो ऐड हो जाता है C1 प्लस C2 अगर पैरेलल में होता है तो
तो पैरेलल में कनेक्ट कर लो, शायद बढ़ कर के वैल्यू हो जाए। तो हाँ ठीक है भाई, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये वाला चिल्लाएगा कि भाई ये कैपेसिटर बोलेगा मेरे को नहीं, अकेले में नहीं करो, अकेले में नहीं करो 1000 वोल्ट के क्रॉस, तो मर जाऊंगा। तो ये भी बोलेगा मुझे 3 में करो, कर दिया भाई। तो 1/3 माइक्रोफैराड, 1/3 माइक्रोफैराड, इसका भी दोनों ऐड होगा, 1/3 प्लस 1/3 2/3 मिलेगा। तो ये बोलेगा कुछ तो बढ़ा भाई, ये बोला कुछ तो बढ़ा, और बढ़ा ले, 2 चाहिए तुम्हें तो चलो भाई एक और लेंगे, इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं अब 1000 के क्रॉस सेफली, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मिल करके 1 हो गया। हाँ भाई 1 तो हो गया। तो क्या करो और कर लो भाई, अगर ऐसा 6 रो ले लें तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 हो गया, फिर प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 टोटल मिलके 2 हो गया। इट मीन्स वी नीड 6 rows of 3 capacitors in series। ऐसे चाहिए, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर n कितने होंगे, 6 रो 3 का, इसलिए 18 कैपेसिटर्स लग जाएंगे 1 माइक्रोफैराड वाले। और इस अरेंजमेंट को लेकर के तुम ज्वाइन कर सकते हो किसके क्रॉस, ए और बी के क्रॉस ज्वाइन कर दो, तुम्हें 2 माइक्रोफैराड भी मिल जाएगा और 1000 वोल्ट ये सस्टेन भी कर लेगा। तो मिनिमम कैपेसिटर रिक्वायर्ड विल बी 18। बोलो भाई क्लियर है। ये विद स्टैंडिंग वोल्टेज होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट ए कैपेसिटर कैन सस्टेन विदाउट बीइंग ब्रेकडाउन। इसको विद स्टैंडिंग वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोल सकते हैं कैपेसिटर के लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए ऐसा अरेंजमेंट होगा। बोलो भाई क्लियर है। तरुण, तानिया बोलो, गुनेश बोलो। यस सर। चलो क्लियर है भाई। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं भाई। चलो तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसको जल्दी ट्राई किया जाए। स्फेरिकल कैपेसिटर है, इनर स्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 13 सेंटीमीटर। द आउटर स्फेयर इज अर्थ एंड इनर स्फेयर इज गिवन अ चार्ज 2.5 माइक्रोकूलम। द स्पेस बिटवीन द कंसेंट्रिक स्फेयर इज फिल्ड विद a लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 एंड डिटरमिन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अरे भैया तो ये कैपेसिटर तो देखा था तुमने, कौन सा भाई? अरे तो ये तो स्फेरिकल कैपेसिटर है, मैंने तो बताया था, मैंने बोला था कि 95% क्वेश्चन तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से होता है, लेकिन 5% क्वेश्चन स्फेरिकल से भी हो सकता है। तो स्फेरिकल से है, ये एनसीईआरटी का एडिशनल क्वेश्चन ही है, ज़्यादा इस पे जोर नहीं दिया जाता है स्फेरिकल पे, फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं स्फेरिकल का जो हमें डील करना पड़ सकता है, करना होता है। एक है R1 रेडियस, दूसरा है इधर R2 रेडियस। बहुत अच्छा भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि R1 रेडियस, R1 जो है वो है 12 सेंटीमीटर एंड R2, तो R2 है भाई 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। द आउटर स्फेयर इज अर्थ, आउटर स्फेयर को हमने कर दिया है अर्थ। अर्थ कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 वोल्ट हो गया समझो। एंड इनर इज गिवन ए चार्ज 2.5 माइक्रोकूलम, 2.5 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया गया भाई इनर पे। 2.5 माइक्रोकूलम किस पे? इनर पे दे दिया गया। अच्छा भाई, इनर पे दे दिया 2.5 माइक्रोकूलम, बहुत बढ़िया। द स्पेस बिटवीन द कंसेंट्रिक स्फेयर इज फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32। स्पेस बिटवीन द टू स्फेयर, इसको लिक्विड से भर दिया भाई, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है भाई। अब क्या पूछ रहा है? डिटरमिन द
कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो भाई ये कैपेसिटेंस जो है वो स्फेरिकल है, और स्फेरिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला याद होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई क्या भाई? तो R2 माइनस R1। ये फार्मूला डेराइव भी किया है, याद होगा, डेराइव किया था भाई स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये है भाई, तो वैल्यू इसमें निकाल दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू रखने। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10⁻² कर देना। सेंटीमीटर है, सब SI में काम करेंगे। 13 है तो 13 × 10⁻² कर देना। SI में काम करने हैं, सेंटीमीटर में नहीं रखने हैं भाई। और ये 1 सेंटीमीटर हो गया R2 माइनस R1, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 × 10⁻² कर देंगे भाई। तो इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 × 10⁻9, इसलिए ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻9। ये हो गया भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। बाकी ये सब वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, मिल जाएगा कैपेसिटेंस। चलो भाई काम खत्म हो गया, ए वाला पार्ट। ये काम करने हैं, देखो R1 दिया, R2 दिया, निकाल देना है भाई। और ये ध्यान रखना कि ये कैपेसिटेंस होता है जब एयर फील्ड हो, लेकिन यहाँ लिक्विड फील्ड है, तो एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करेंगे किससे भाई? तो K टाइम्स, K से मल्टीप्लाई यहाँ करने पड़ेंगे भाई, K से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, यहाँ पे K से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। K का वैल्यू था 32, तो ठीक है भाई, यहाँ पे फिर 32 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 32 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और बाकी ये सब वैल्यू तो कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। मीन्स जो इसका कैपेसिटेंस फाइनली फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 के बदले में यहाँ पे K मल्टीप्लाई करेंगे, और R1 R2 एप्सिलॉन नॉट के बदले में एप्सिलॉन नॉट × K, और यहाँ R2 माइनस R1 है, सबको SI में रख करके कैलकुलेट कर देंगे, काम हो जाएगा ख़त्म। बी वाले में व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर? इनर स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा? अरे आउटर का तो अर्थ करके 0 कर दिया तुमने, तो अब एक प्लेट कैपेसिटर का और दूसरे प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ वाला अगर ये 0 वोल्ट है, अर्थ कर दिया 0 वोल्ट है, तो ये वाला पोटेंशियल कितना होगा भाई? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो Q/C होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर Q/C होता है। और एक तरफ 0 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल तो बता ही देंगे भाई, यहाँ का पोटेंशियल ही पोटेंशियल डिफरेंस है। सो इनर स्फीयर का पोटेंशियल ही पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस होता है। चार्ज का वैल्यू तुमने दे रखा है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 माइक्रोकूलम, तो 2.5 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो आया था इधर कैलकुलेट करके भैया वो डाल देने, बस काम हो जाएगा, फिनिश। चलो भाई, अब कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद लेटर इज मच स्मॉलर। कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद लेटर इज मच स्मॉलर। क्या कह रहा है? ये इनकम्प्लीट बात कह रहा है। कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद लेटर इज मच स्मॉलर, मतलब क्या? ये क्लियर नहीं है। कौन मच स्मॉलर भाई? लेटर कौन? कंपेयर द कैपेसिटेंस, देखो भाई स्फेरिकल वाले में तो दो ही चीज़ होता है, एक तो ये दोनों स्फेयर होते हैं, और दूसरा होता है कि एक ही स्फेयर हो। जब एक ही स्फेयर होता है तो इसका कैपेसिटेंस हो जाता है कितना? तो ये भी कराया था भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, फॉर्मूला याद रखने हैं। अगर इसमें कंपेयर किया जाए तो कर सकते हैं। मान लो यही हमारा R1 हो जाए, आउटर वाला। अगर मान लो ये लेटर इज मच स्मॉलर, अगर ये कहना चाह रहा है कि हमारा R1 इज वेरी वेरी लेस देन R2 का ये सेंस अगर हो, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है। अगर ऐसा हो, कुछ क्लियर नहीं है, एक रेडियस रहे, चाहे R1 रहे चाहे R2 रहे, तो उस कंडीशन जो भी R रहेगा तो वो हम लोग डाल सकते हैं, और कंपेयर करना हो तो कंपेयर कर सकते हैं। मतलब यह कैपेसिटेंस निकालना था भैया, पहले था कैपेसिटेंस विद लिक्विड जो भरा हुआ है वो निकाल लेना, दूसरे कंडीशन में पोटेंशियल निकालना था। तो पोटेंशियल वही होगा भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? Q/C, चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। बिल्कुल, तो वैसे ये काम करेंगे। यहाँ देखो सब कुछ लिखा हुआ है, वैल्यूज K का वैल्यू 32, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इसके साथ में आंसर है तो वो मैं दिखा दूंगा। क्वेश्चन तो समझ गए, आंसर भी समझ गए। ये लास्ट क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो क्लियर नहीं है।
अगर ये एक रेडियस को अगर लेने को कहता है तो कैपेसिटेंस ऐसा हो जाएगा। कंपेयर हम लोग कर सकते हैं, इधर भी कैपेसिटेंस निकाला, इधर भी निकाल सकते हैं भाई, कंपेयर किया जा सकता है। चलो देख लेते हैं अगर इसका आंसर दिया है तो। बाकी करना क्या है वो आप समझ गए। देखो यहाँ दिखाई है भाई, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 32 और ये जो था 9 × 10 पावर 9, बाकी 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर। बस वैल्यू रख दिया गया, कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया भाई। बी में क्या है, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर इज इक्वल टू, इनर स्फीयर पोटेंशियल वही होगा भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो कितना है भाई, तो Q बाई सी से निकाल लेंगे। सी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा होगा, Q का वैल्यू ये है और सी का वैल्यू है 1664 डिवाइडेड बाई 3, 1664 × 10 पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 3। बिल्कुल ठीक है भाई, ये हो गया पोटेंशियल। कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो 12 सेंटीमीटर वाले पे देखो निकाला हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये R1 लिया हुआ है, मतलब खाली R1 हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वो ये हो गया और ये R1 रख दिया, ऐसे निकाल लिया। दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल, मतलब खाली एक R1 वाला हो, आउटर वाला ना हो। तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया था कि क्या कह रहा है। तो इट इज़ स्मॉल बिकॉज इट फॉर्म्स नो कैपेसिटर। नो कैपेसिटर वाली बात नहीं है, ये अकेले आइसोलेटेड है। कैपेसिटेंस कुछ ना कुछ तो बनता है, कम होता है कैपेसिटी। हर चार्ज अपने आप में कैपेसिटर है, हर कंडक्टर अपने आप में कैपेसिटर है, भले ही इसका वैल्यू कम हो कैपेसिटी, तभी तो चार्ज होल्ड कर सकता है। ये देखो इतना कैपेसिटी आया है ना, नो कैपेसिटेंस क्या, अकेले है तो इसका मतलब क्या, स्मॉल है तो क्या कैपेसिटेंस नहीं है, कैपेसिटेंस है, ये है वेरी वेरी स्मॉल है, स्मॉल कैपेसिटेंस है। दो कंडक्टर जब होते हैं पास पास तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे इतना कैपेसिटेंस आ रहा है और जब एक ही आइसोलेटेड था तो इतना ही कैपेसिटेंस है, इतना ही कैपेसिटेंस है, सोच लो। तो इसलिए ये वेरी स्मॉल हो जाता है। इसलिए कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटर बढ़ाने के लिए एज ए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हम लोग दो कंडक्टर को अरेंज करते हैं नियर बाई, और एक को अर्थ कर दिया तो और अच्छी बात है भाई। तो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन में वो क्लियरिटी नहीं था, एक होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता ही है, तो वो वैल्यू यूज़ करके कर लेंगे काम। बोलो भाई क्लियर है पहलवानों, पहलवानों जल्दी बोलो, क्लियर है, आगे बढ़ें। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चलो भाई नेक्स्ट वाला देखो, डिस्क्राइब स्कीमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू। ये भी भाई एनसीईआरटी का है, किसी का डाउट जल्दी से एक बार देख लो, सोच लो। डिस्क्राइब सिस्टमेटिकली, स्कीमेटिकली क्या भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू। अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस बताने हैं भाई, एक कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो दिखाने हों। तो भाई जेड डायरेक्शन में दिखाने हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये बोले तो मान लो जेड एक्सिस। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, तो जेड के डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलो भाई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा समझ लिए, जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें दिखाना क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जेड डायरेक्शन के, देखो भाई जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो मीन्स इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। पता ही है तुम्हें, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इसका प्लेन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा भाई, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बिल्कुल हो जाएगा। सिमिलरली और भी इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन लेंगे। तो जेड डायरेक्शन में है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो एक्स वाई प्लेन लेंगे। तो ये एक्स वाई प्लेन में मान लो एक प्लेन हमने ले लिया तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक और प्लेन ले लेंगे तो ये भी भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। और अगर लेना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं भाई, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ले सकते हैं। तो ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ही होंगे। इस तरह से जेड डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने लिया। एक ये हो गया, एक ये प्लेन हो गया, सिमिलरली इधर वाला भी प्लेन हो गया भाई, बीच में और भी प्लेन हो गए। तो बहुत सारे प्लेन हो गए जो कि आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि ये सब एक्स वाई प्लेन हैं, सब एक्स वाई प्लेन में हैं। और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर 60 वोल्ट का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो समझो ये 50 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 40 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 30 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली चल रहा है भाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रीजन में। एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखने हैं, जो ध्यान रखने में कई बार थोड़े बहुत प्लस माइनस हो जाते हैं। ध्यान क्या रखने हैं वो ज़रा समझो इसमें, क्योंकि तुम एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग दिखा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो दिखाएंगे, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया, ठीक है भाई, तो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो दिखाएंगे तो भाई उसमें ध्यान रखेंगे कि जितना गैप ये है ना उतना ही गैप पे फिर दिखाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो ज़रूरी है। सेम गैप पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाने पड़ेंगे और फिर सेम गैप पे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाने पड़ेंगे। गैप सेम रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम 60 वोल्ट, 50 वोल्ट, 40 और 30 दिखा रहे हो तो गैप भी सेम रहना चाहिए। इस तरह से गैप सेम रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि 60 वोल्ट या 70 वोल्ट है ये, 60 वोल्ट है ये, तो ये 50 वोल्ट होगा, तो ये 40 वोल्ट होगा, तो ये 30 वोल्ट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो भाई जेड डायरेक्शन में जा रहे हो तो डेल्टा जेड में लिख दे रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का हो रहा है तो डेल्टा जेड भी सेम रहना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रह पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड भी कांस्टेंट रहने पड़ेंगे। 10 वोल्ट पे दिखा रहे हो तो डेल्टा जेड भी सेम दिखाओ, मतलब ये डेल्टा जेड, ये डेल्टा जेड, ये डेल्टा जेड सेम रहना चाहिए, इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में होता है माइनस ऑफ डी बाई डी आर, मीन्स निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। जिधर जाना चाहते हो तो निगेटिव का काउंट कर लिया हमने भाई, एक्स डायरेक्शन में इधर जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उस डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। नेगेटिव का मतलब यही हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज तो करा ही रहे हैं, 70, 60, 50, 40, 30 ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे दिखाएंगे तो फर्स्ट वाला का हो जाएगा, इक्वली स्पेस दिखाएंगे। अब मान लो तुमने इक्वली स्पेस नहीं दिखाया, ऐसे दिखा दिया, तो इसमें क्या है, अगर ऐसे दिखाया तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये देखो, अगर मान ले हमने ऐसे दिखाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर 60 वोल्ट दिखाया और ये 50 वोल्ट दिखाएंगे, ये अगर 40 वोल्ट दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म फील्ड को नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ऐसे वैल्यू होता है, और ये हायर टू लोअर पोटेंशियल चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो ये तो 10 है, लेकिन यहाँ डेल्टा एक्स देख रहे हो कि यहाँ पे कम ही डिस्टेंस जाते हैं और 10 वोल्ट का पोटेंशियल मिल जाता है। यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस जा रहे हैं तब जाके 10 वोल्ट मिल रहा है। तो उसी 10 वोल्ट के लिए अगर ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ जाए, ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो ई का वैल्यू कम हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे कम हो गया वैल्यू, यहाँ E2 कम हो गया, E1 लार्जर हो गया। ऐसा फील्ड तुमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर गैप तुमने डिफरेंट रखा तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गया।
वही 10 वोल्ट के ड्रॉप के लिए अगर हमें ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कम है। ठीक है, तो 10 वोल्ट पे दिखाए हो तो यहाँ पे सेपरेशन सेम रहना चाहिए। इससे अगर तुम यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करना चाहते हो, देखो अगर अलग अलग बना ही दिया तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर इससे ये डबल वैल्यू का है, अगर पहले वाले से डबल वैल्यू एक्स है तो पहले वाले से डबल पोटेंशियल डिफरेंस भी कर दो। मीन्स 60 और 50 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 30 कर दोगे तो तुम्हारा फिर भी काम चल जाएगा कि ये 30 है भैया, ये अगर x डिस्टेंस है तो ये इधर 2x डिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन कौन इतना देखने जाता है कि ये बच्चा ने यहाँ 10 का रखा है, यहाँ 30 का डिफरेंस रखा है, इसलिए यहाँ पे डबल वैल्यू रखा है तो यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। इतना टीचर नहीं ध्यान देते, इतना टाइम थोड़ी देते हैं। इसलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे प्लॉट किया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो तुम सेम डिफरेंस दिखाओ गैप में भी। सो गैप शुड बी सेम, ऐसा रहना चाहिए। ऐसा अनइक्वल गैप रह के भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें यह मेंशन करना पड़ेगा कि डबल डिस्टेंस है, डबल पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो और उसमें भी टीचर ध्यान दे कि हाँ भाई ये मेंटेन किया है, तो अदरवाइज टीचर इतना ध्यान नहीं देते और देखते हैं अरे ये अलग अलग गैपिंग दिखा दिया, नंबर काट लेंगे। इसलिए ये सब बात ध्यान रखने हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर हुआ? जेड डायरेक्शन में है तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल चलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेम डिस्टेंस पे दिखाएंगे और 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहे हैं। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? नहीं बोलोगे तो कैसे होगा काम? यस सर। ठीक है भाई, ये अगर क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बी वाला पार्ट करो भाई, बी वाला पार्ट कर लो जल्दी से। जल्दी से बी वाला पार्ट किया जाए। तो बी वाले पार्ट में दिखाने हैं तुम्हें ए फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कांस्टेंट इन डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में है मान लो, तो इसका फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड में बट रिमेन्स कांस्टेंट इन डायरेक्शन। अच्छा भाई, तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं। कैसे? तो ऐसे दिखाओ भाई, एक्स एक्सिस दिखाओ, ये एक्स एक्सिस दिखाया, इधर वाई एक्सिस दिखाया और इधर दिखाएंगे जेड एक्सिस। सब तो जेड एक्सिस पे ही काम करना है, इसलिए जेड एक्सिस को बड़ा दिखाना है। ठीक है भाई, अब काम किया जाए। अब इसमें जेड डायरेक्शन में कह रहा है इंक्रीजिंग फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कांस्टेंट, है तो जेड डायरेक्शन में बट ये फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है। उसको कैसे दिखाएंगे? तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां दिखाओ, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने फिर यहां दिखाया। अब धीरे धीरे क्या करना है? इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रखें। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन, तो डेल्टा भी वही रखें बट सेपरेशन को कम करते जाएं तो फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इस तरह से काम करेंगे, थोड़ा सा सेपरेशन को कम करते चलेंगे तो काम बन जाएगा। तो थोड़ा सा सेपरेशन कम करते चलेंगे तो अपना काम बन जाएगा। इस तरह से दिखाएंगे भाई, फिर दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह से चल रहे हैं भाई। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे और पास होते जा रहे हैं और क्लोजनेस बढ़ाते जा रहे हैं। इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ले तो रहे हैं बट ये और पास लेते जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ देख रहे हो तुम
अभी इतने डिस्टेंस पे है, फिर ये इतने डिस्टेंस पे है, फिर ये इतने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे दिखाओगे मान लो 100 वोल्ट, तो यहाँ दिखाओगे 90 वोल्ट, यहाँ दिखाओगे ये 80 वोल्ट का है, ये 70 वोल्ट का है, ये 60 वोल्ट का है, तो ये 50 वोल्ट का है और ये 40 वोल्ट का है। इस तरह से है, 10 वोल्ट के डिफरेंस पे है, बट हम लोग पास पास दिखाते जा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रखा है, लेकिन Z जो रखे हैं कम करते जा रहे हैं, तो फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। इधर स्ट्रॉन्गर फील्ड होता जा रहा है रिप्रेजेंट। तो स्ट्रॉन्गर फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? तो भाई मेकिंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस मोर क्राउडेड, मोर क्राउडेड, मोर क्राउडेड। ज़्यादा क्राउडिंग होगा मीन्स कम डिस्टेंस पे हमें 10 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा, तो फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका कि स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजेज अलोंग Z डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इज फिक्स्ड। कुछ समझ में आया भाई? बोलो, ये क्लियर हुआ? आरती बोलो, क्लियर हुआ यहाँ तक? तान्या क्लियर है? एकता? चलो भाई क्लियर है, रिया क्लियर है। तो अब हम लोग थर्ड वाला केस देखें, सी वाले में क्या कह रहा है भाई? सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द ऑरिजिन। अरे भाई इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना तो सबसे सिंपलेस्ट है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द ऑरिजिन। तो भाई सिंगल रख दो पॉजिटिव चार्ज एट द ऑरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और जब ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस तो स्फेरिकल होता है भाई। तो ऐसे स्फेयर दिखाओगे, ऐसे स्फेयर दिखाओगे, ऐसे स्फेयर दिखाते रहोगे, बस हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन इसमें भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखाना चाहिए? क्या ये स्पेस सेम रखना चाहिए? बोलो भाई, क्या ये स्पेस सेम रखना चाहिए? तो सेम स्पेस तो भाई नहीं रखना चाहिए। तो कैसा रखना चाहिए भाई? तो जहाँ स्ट्रॉन्गर है फील्ड वहाँ पे थोड़ा क्राउडिंग बढ़ा दो, मतलब ऐसे दिखाओ। क्राउडिंग से डिफरेंस दिखाते हैं तो टीचर को तुरंत समझ में आएगा, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करेंगे तब समझ में आएगा। देखो भाई यहाँ पे इस तरह से हमने 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा दिया। फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड है, बट तुम्हें पता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। मीन्स जितना सेपरेशन बढ़ाओगे फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ठीक है भाई, हमने यहाँ पे 100 वोल्ट दिखाया, यहाँ पे मान लो 90 वोल्ट दिखाया, फिर 80 वोल्ट दिखाया, और फिर ये 70 वोल्ट दिखाया, फिर 60 भी दिखाएंगे। तो 60 यहाँ दिखाएंगे भाई, ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। उसके बाद और ज़्यादा जाना पड़ रहा है भाई उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। उसके बाद और ज़्यादा जाना पड़ रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। 70 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 40 है। देखो 10 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इतना जाना पड़ रहा है, इतना डेल्टा एक्स बोले मान लो। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ रहा है, लार्जर वैल्यू, तो इसका मतलब फील्ड वीक होता जा रहा है। तो वीक तो करना ही है, जितना आगे जाओगे वीक होता जाएगा, जितना पास रहोगे उतना ही स्ट्रांग होगा। तो भाई इस तरह से क्राउडिंग यहाँ पे अंदर में ज़्यादा करना है, जितना पास आएंगे उतना क्राउडिंग ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। समझ गए भाई? सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द ऑरिजिन। तो यहाँ पे बोल नहीं रहा है कि फील्ड वीक होता जा रहा है। जब सिंगल पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो तुम्हें पता ही है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होता है, Q/4πε0r²। तो भाई इसको फॉलो करते चलाना है, फील्ड वीक होता जाएगा, इसलिए दूर दूर इक्विपोटेंशियल सरफेस को दिखाएंगे। तो भाई ये ध्यान रखने हैं, इस तरह में कोई भी आ सकता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक पहलवानों? बताओ भाई, भुवनेश, रिया, क्लियर है यहाँ तक? रोशन क्लियर है? रोशन का माइक बंद है, अच्छा। ठीक है, चलो अब जरा इसको देखें हम लोग भाई। ये क्या है, लास्ट वाला क्या है? तो लास्ट वाला जो पार्ट है वो देखा जाए।
ए यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज्ड वायर इन ए प्लेन। यूनिफॉर्म ग्रिड, ग्रिड समझते हो, ग्रिड, ग्रिड, लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज वायर। ग्रिड का मतलब होता है जैसे अरे भाई ग्रिड है, जैसे हम लोग एक जाल बना देते हैं इस तरह से ग्रिड, ये है मान लो इस तरह से हमने, और इस पे ये है, ये ग्रिड है। इस तरह से ये ग्रिड हो गया भाई। यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज वायर्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में चार्ज वायर्स हैं। अब ये चार्ज वायर्स है, सब समझो पॉजिटिव चार्ज है, तो एक तरह से समझ लोगे भाई ये क्या है, तो ये है एक प्लेन समझ सकते हो, चार्ज ग्रिड के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ग्रिड के फॉर्म में वायर्स हैं, हॉरिजॉन्टल वायर भी हैं, ऐसे भी वायर्स हैं। तो ठीक है भाई, हर जगह समझो एक तरह से चार्ज है, तो इसका फील्ड ऑलमोस्ट बाहर अगर देखें तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म जैसा फील्ड, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह फील्ड होगा ऐसे। लेकिन पास में देखोगे भाई, तो पास में तो यहाँ वायर है, यहाँ वायर है, यहाँ वायर है, तो पास में ये ऐसे रहेगा, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो यहाँ से जो निकलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से निकलता है, एक वायर से निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे चलेगा, लेकिन इसके बगल में दूसरा वायर है, दूसरा वायर है, तो इसका भी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, और बाद में जा कर के ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, इस तरह से चलेंगे। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, जैसे दो चार्ज होते हैं तो एक का तो भाई ऐसे ऐसे चलता है, और दूसरा जो है ये भी ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करे मान लो, और ये भी ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करे, तो दोनों का फील्ड थोड़ा ही ना हम लोगों को इस तरह से इंटरसेक्ट कराना है। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, तो रिजल्टेंट फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ध्यान होगा, बनता था ना ऐसे फील्ड, ऐसा फील्ड तो होता था भाई, याद होगा। तो वैसे ही इसके जो फील्ड होंगे वो ऐसे निकल के जाएंगे, इसके फील्ड ऐसे निकल के जाएंगे भाई, इसके फील्ड ऐसे निकल के जाएंगे, फील्ड ऐसे, और उसके परपेंडिकुलर दिखाना है तो हमें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर 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 ऐसे करके दिखाने पड़ेंगे भाई, ऐसे करके दिखाएंगे, क्योंकि फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे करके निकल रहा है, समझो यहाँ ऐसे करके निकल रहा है, लेकिन निकलता जा रहा है ये ऐसे करके, और जैसे ही दूर जाएंगे वैसे ही ये कर्व जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये प्लेन हो जाएगा। सो पास में तो हमारा भाई इस तरह से दिखाएंगे, पास में ऐसे दिखाएंगे, लेकिन दूर में ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से प्लेन बनते जाएंगे, ये सब प्लेन ही हैं। तो अगर ये वायर ग्रिड नहीं होता है, एक पूरा एक शीट होता है, रेक्टेंगुलर शीट, ऐसे एक शीट होता, पूरा चार्ज वायर का शीट होता, चार्ज है भाई, 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 तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ऐसे ही दिखाते तुम, क्योंकि इससे फील्ड तो ऐसे निकलते, यूनिफॉर्म फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते, तो इस पे तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ करते जाते। लेकिन ये एक शीट ना होकर के ग्रिड है भैया। अब ग्रिड है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं कहीं से निकल रहे हैं भाई इस तरह से, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के बन जाएंगे, बाद में ये प्लेन हो जाएंगे। बोलो ठीक है भाई यहाँ तक। अगर ये पूरा शीट होता तो हमारा ऐसे प्लेन प्लेन होता, ग्रिड है इसलिए पास में ऐसे ऐसे रहेंगे, दूर में धीरे धीरे कर्वेचर कम हो जाएगा और प्लेन बन जाएंगे, प्लेन बन जाएंगे पैरेलल टू द ग्रिड। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? भुवनेश बोलो, रिया बोलो, क्लियर है यहाँ तक? तान्या? अरे भाई बोला करो ना, चिराग क्लियर है तुम्हें? भाई पहलवान एकदम तुम लोग, लगता है कि आजकल हॉर्लिक्स नहीं मिल रहा है दूध में, आवाज़ नहीं निकालते हो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया क्वेश्चन भाई, फटाफट देख लो इसको भी।
पहले ये पार्ट देखेंगे। चलो ये देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट क्लास भी यही चैप्टर 2 एंड 3 पे होगा। तो चैप्टर 2 वाले ज़्यादातर डाउट हो रहे हैं, अगली क्लास में चैप्टर 3 वाले डाउट हो जाएंगे और उसके अगले में आप टेस्ट लेने के लिए तैयार रहेंगे। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। ए थिन मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, थिन स्फेरिकल शेल है भाई, रेडियस जिसका है आर, तो सेल है, एक ही रेडियस दिया हुआ, दोनों रेडियस दिया हुआ नहीं, इसका मतलब थिन स्फेरिकल सेल है, मतलब R1 R2 दोनों ऑलमोस्ट सेम है, R1 R2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये समझेंगे। थिन स्फेरिकल सेल और जिसका रेडियस है R, ठीक है भाई, R रेडियस, कैरीज ए चार्ज Q ऑन इट्स सरफेस, इस पे चार्ज Q है इसके सरफेस पे भाई, ठीक है। सरफेस पे जो चार्ज होता है वो ज़्यादातर सरफेस पे ही रहता है, कैविटी अगर कुछ चार्ज रखेगा तभी इनर सरफेस पे आएगा, अदरवाइज ऑल एक्सेस चार्ज अपीयर ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। ए पॉइंट चार्ज Q/2 इज प्लेस एट इट्स सेंटर, अच्छा भाई इसके सेंटर पे एक हमारा चार्ज रख दिया गया, कितना चार्ज रख दिया गया सेंटर पे भाई, तो सेंटर पे चार्ज रखा है कैपिटल Q/2, ठीक है भाई, पॉइंट चार्ज कैपिटल 2/2 रख दिया सेंटर पे। अनदर चार्ज 2Q इज प्लेस्ड आउटसाइड द सेल एट पॉइंट A, अच्छा भाई तो इधर पॉइंट A दिखाया हुआ है और इधर हमारा एक रखा हुआ है 2Q चार्ज, तो ठीक है भाई 2Q चार्ज रख दिया इधर, प्लेस आउटसाइड द सेल एट पॉइंट A, यहाँ पे A पॉइंट दिखा रखा है, यहाँ 2Q चार्ज दिखाया है, ठीक है भाई। एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, तो ये x डिस्टेंस है। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड एट पॉइंट A, मतलब दो पे फोर्स निकालना है, एक फोर्स निकालना है Q/2 पे, फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड एट पॉइंट A, अब इस पे जो है इस पे भी बताना है, यानी कि फोर्स ऑन 2Q भी बताने हैं, ये दो दिख रहे हैं हमें, तो भाई इस पे फोर्स बताने हैं, इस पे फोर्स बताने हैं मतलब नेट फोर्स बताने, सीधा बोला जा रहा है फोर्स बताओ भाई, तो इसका मतलब नेट फोर्स बताओ ना, फोर्स बताओ मतलब नेट फोर्स, तो इस पे नेट फोर्स, तो भाई इस पे नेट फोर्स तो 0 होगा, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डेड है, बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, थ्योरी के क्लास में बताया था भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, और इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या बताया था भाई कि कोई भी कंडक्टर के अंदर अगर कोई बाहर में चार्ज हो 2Q, तो ये 2Q कितना भी कर ले कोशिश, इस चार्ज पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्यों? क्योंकि ये मेटेलिक इनक्लोजर के अंदर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डेड है, ये जो चार्ज फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा उसको इस वाले का इलेक्ट्रॉन काउंटर बैलेंस कर देगा, इधर इलेक्ट्रॉन इंड्यूस हो जाएगा और इधर हमारा पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ फोर्स लगाएगा ये इधर से फोर्स लगाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। नहीं समझे? जब थंडरिंग एंड लाइटनिंग होती है, अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही न्यूज़ आ रहा था, आज ही तो शायद, आज या कल न्यूज़ आ रहा था, थंडरिंग एंड लाइटनिंग हुई भाई, और इसमें कई लोग मर गए। तो क्यों मर गए भाई? क्योंकि रास्ते में ये पड़ गए, रास्ते में इनकी मुलाकात हो गई। यहाँ पे थंडरिंग लाइटनिंग में क्या होता है, मैंने बताया था कि एयर का ब्रेकडाउन हुआ होता है, क्लाउड के लोअर पोर्शन में जब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट हो जाता है लार्ज वैल्यू का, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर से ज़्यादा होता है। तो बताया था ऐसे कंडीशन में ब्रेकडाउन हो जाएगा, मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा और नेगेटिव चार्ज, तो यही जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आयन अपना पाथ बना लेते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया तो एक कंडक्टिंग बन गया, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना मतलब कंडक्टिंग बन गया। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ भागेंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अर्थ की तरफ भागेंगे, इसलिए किसी किसी बिल्डिंग के ऊपर जो ये ऐसे लगा होता है वो यही लिए होता है, इसीलिए होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो इनको ब्रेक होकर के अर्थ की तरफ भागना है, उनके रास्ते में ये आए तो ये इसको कैप्चर करके और सेफली ग्राउंड में पहुंचा दे और ये बिल्डिंग रह जाए सेफ। जैसे ये जयपुर में आमेर का किला, उसके ऊपर
वॉच टावर, वहाँ पे लोग देख रहे थे, शहीद हो गए भाई। तो यहाँ पे आपका एंटीना अरेंजमेंट नहीं किया है आपने, कंडक्टर का प्रॉपर अर्थिंग करेंगे तो भाई नहीं लगेगा। और ऐसे कंडीशन में जिसके रास्ते में मुलाकात होगी तो ये बॉडी भी करंट का पार्ट बन गया, और करंट का पार्ट बन गया भाई तो करंट से मर गए भाई। इसलिए बोला जाता है कि थंडरिंग एंड लाइटनिंग जब हो रहा हो तो आप बस में हैं तो बस में ही रहें, कार में हैं तो कार में ही रहें, क्योंकि ये मेटेलिक इनक्लोज़र आपको बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। ये इधर से जा कर के ऐसे जाएगा, इधर से जा कर के ऐसे जाएगा, आप सेफ रह जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग है। कोई भी कंडक्टर के अंदर अगर आप रखोगे कोई चार्ज, तो बाहर के चार्ज से आप कितना भी इस पर फोर्स लगाना चाहो, इस पे फोर्स नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेट करोगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं भाई। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, काउंटर में अट्रैक्ट हो गए, इधर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा भाई, और ये पॉजिटिव वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर फोर्स लगाएगा, दोनों मिलाकर के इधर फोर्स लगाएंगे। जितना ये इधर फोर्स लगाएगा, जितना ये एक्सटर्नल इधर फोर्स लगाएगा, उतना ये इंड्यूस होकर के इधर लगाएंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, नेट फोर्स 0 एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन 0। इसलिए ये जो चार्ज रखा हुआ यहाँ पे Q/2, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डेड है, क्योंकि क्वेश्चन में था मेटेलिक स्फेरिकल सेल है भाई। जब ये मेटेलिक स्फेरिकल सेल है तो इस पे चार्ज कुछ भी हो, ये मेटल के अंदर आ गया, शेल के अंदर आ गया, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिकली शिल्डेड, इससे भी शिल्डेड रहेगा। और ये तो खुद अपने अंदर तो फोर्स प्रोड्यूस करता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता नहीं, ये तो अपना बाहर प्रोड्यूस करता है भाई। तो ये लगाएगा नहीं अंदर में, और इसको लगाने देगा नहीं, इसलिए इस पर फोर्स तो नेट होगा 0। मीन्स ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा, इतना फोर्स इसका इंड्यूस्ड भी लगाएगा, और ये काउंटर बैलेंस करके 0 कर देगा। ठीक है भाई, ये तो समझ गया कि सेंटर वाला जो रखे हैं उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। अब हम लोग 2Q वाले पे अगर फोर्स निकालना चाहें तो 2Q वाले पे ये वाला जो चार्ज है ये भी फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज है ये भी फोर्स लगाएगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये वाला भी धक्का मारेगा इसको। इसलिए ये दोनों फोर्स लगाएंगे। और वो कितना फोर्स लगाएंगे भाई, तो अगर ये x वेरी वेरी ग्रेटर देन साइज है सेपरेशन, अगर लार्ज सेपरेशन, तो इसके इंडक्शन इफेक्ट को यहाँ पे काउंट नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा कितना, तो Q/2 इंटू 2Q, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 x²। ये सेंटर वाला चार्ज इस पे लगा रहा, और ये वाले पे Q चार्ज है, ये भी इस पे लगाएगा, और ये किधर लगाएगा, तो ये भी रिपेल करेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में लगाएगा भाई। तो प्लस Q डिवाइडेड बाई ये वाले का Q डिवाइडेड बाई 4πε0 x², ये हो गया। मीन्स टोटल मिला करके क्या हो गया भाई, टोटल मिला के हो गया, ये देखो, तो Q/2 इंटू 2Q, 2 कैंसिल हो गया, Q² हो गया, और ये वाला हो गया इस पर फोर्स Q इंटू 2Q, यहाँ भी तो है Q इंटू 2Q, फिर से Q/2 इंटू 2Q अपॉन 4πε0 x², और इसका Q इंटू 2Q अपॉन 4πε0 r²। तो यहाँ 2Q² हो गया, यहाँ पे Q² हो गया, 2 कैंसिल हो गया, Q² और 2Q² मीन्स या तो 4πε0 सब में है, x² है, और ये है Q², और ये 2Q² मिलकर के हो गया 3Q²। तो ये हो गया फोर्स ऑन 2Q, फोर्स ऑन 2Q नेट, ये हो गया। तो इस तरह से बाहर वाले पे हम लोग फोर्स निकाल लेंगे भाई, अंदर वाले पे तो निकाल ही लिया था, अंदर वाले पे तो 0 होगा, अंदर वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डेड है इसलिए ये 0 होगा। तो ये शिल्डिंग वेल्डिंग का काम जो है ना, क्वेश्चन इस पे कम आता है, कॉन्सेप्चुअल में ज़्यादा आता है, ये सब एडिशनल के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये देख लो भाई, बी वाला पार्ट इसका, चलो इसको जल्दी से कर लो। ये तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, और ये वाला तो कई बार आए भी हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन, और इसमें कोई ऑप्शनल रीडिंग पे नहीं है, ये तो हमारा काम का है। देख लो भाई क्या लिखा है क्वेश्चन में, 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल AB and CD, each of dipole moment P are kept at an angle of 120 डिग्री। 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, एक ये है और दूसरा है 120 डिग्री पे। तो ठीक है भाई, एक ये है
दोनों का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू p ही है, तो ये भी p वैल्यू का है और ये भी p वैल्यू का है, बट ये वेक्टर p1 है, ये p2, वैल्यू दोनों का p0 है समझो। तो ये जितना वैल्यू है उतना ही इधर भी वैल्यू है। 120 डिग्री पे हैं भैया ये, ठीक है भाई 120 डिग्री पे है, कोई बात नहीं है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो अरे भाई तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ये क्या है, तो क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, बउआ वाला हो गया ये। तो नेट फोर्स नेट मोमेंटम निकालना, तो नेट मोमेंटम भाई तो वेक्टर सम कर लो, वेक्टर सम करना है यहाँ पे P0 अंडर रूट 2 हैं वेक्टर भाई, P0 स्क्वायर प्लस P0 स्क्वायर प्लस 2P0 इंटू P0, और कॉस है भाई 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई 2P0 स्क्वायर प्लस 2P0 स्क्वायर, लेकिन इधर है माइनस हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस P0 स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ये अंडर रूट P0 स्क्वायर मीन्स बन जाएगा P0 ओनली। तो ये भी उतने ही वैल्यू का हो जाएगा, मीन्स P0 का वैल्यू का हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर भाई, P0 वैल्यू का ही हो गया। डाइपोल मोमेंट जितना था P उतने ही वैल्यू का नेट भी हो गया, तो इस तरह से निकल जाएगा भाई, इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। बोलो भाई क्लियर है, बोलो पहलवान। यस सर। चलो भाई क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा अब आ गया करंट वाले पे, चलो भाई एक क्वेश्चन आ गया करंट वाले पे, जरा ये देख लिया जाए। एडिशनल में थोड़ा सा केयरफुल होकर के क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एडिशनल जो एक्सरसाइज होते हैं एनसीईआरटी में वो कई सारे क्वेश्चन एडिशनल में ऑप्शनल रीडिंग पे बेस्ड हैं, जो कि आपको नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा, सारे नहीं, कुछ होते हैं जो टॉपिक हैं सिलेबस में उस पर, और कुछ ऑप्शनल पे, कुछ 10 साल पहले था सिलेबस में वो भी है अभी भाई, कुछ आपको हटा दिया गया वो भी है, तो उस ज़रूरत का नहीं होता। कई जो है नॉलेज के लिए ऐसे ऑप्शनल रीडिंग जो बॉक्स में बना दिए जाते हैं ऑप्शनल रीडिंग वाले, वो सब दिए होते हैं, तो इसलिए उसमें आपको ढूंढ के सेलेक्टेड क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द एंड एरर इन ए मेटल ब्रिज। एंड एरर मेटल ब्रिज में ये होता है भाई कि ये जो स्ट्रिप्स है ना, इसके भी तो रेसिस्टेंस होते हैं, इसके भी रेसिस्टेंस होते हैं कुछ, तो भाई इनके जो रेसिस्टेंस होते हैं वो यहाँ वायर का रेसिस्टेंस तो हम लोग काउंट करते हैं, याद होगा जब भाई आप लिखते हो व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे गैल्वेनोमीटर लगाते हो ये, तो भाई हम लोग ये रेसिस्टेंस समझते हैं, ये रेसिस्टेंस समझते हैं, ये समझते हैं, ये समझते हैं, तो ये तो चलो भाई रेसिस्टेंस बॉक्स लगा दिया तुमने, आर बॉक्स लगा दिया, बहुत बढ़िया, ये अननोन रेसिस्टेंस लगा दिया, एस लगा दिया, चलो ये भी बहुत बढ़िया। यहाँ ये वायर है, ये वायर है भाई, या ये वायर है, ये वायर है, तो जब वायर है ये, तो उस कंडीशन में ये वायर का रेसिस्टेंस, ये वायर का रेसिस्टेंस, ये वायर का रेसिस्टेंस, तो भाई ये वायर का रेसिस्टेंस तो तुम ले रहे हो, इसका रेसिस्टेंस का क्या हुआ, ये रेसिस्टेंस, ये मेटालिक, ये हमारा जो थिक कॉपर के स्ट्रिप्स होते हैं, इसका भी कुछ रेसिस्टेंस होता है, इधर से भी कुछ रेसिस्टेंस होता है, और जो वायर जो लगाते हैं यहाँ पे भी कुछ रेसिस्टेंस एडिशनल आते हैं, तो इन सब से जीरो नल पॉइंट में कुछ एरर आते हैं, उसको हम लोग एंड एरर बोलते हैं। व्हाट इज एंड एरर, तो एंड एरर होते हैं। इस एंड एरर को रिमूव करना हो, कम करना हो, मिनिमाइज करना हो, तो ज़्यादातर हम लोग बैलेंस पॉइंट मिडिल में लेना चाहिए ताकि एंड का इफेक्ट ना आए, तो बैलेंस पॉइंट हम लोग मिडिल में लेते हैं जानबूझ करके। और एंड एरर है ड्यू टू रेसिस्टेंस इन द कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। हाउ इज इट ओवरकम करने के लिए ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा रेसिस्टेंस का हम लोग रेसिस्टेंस बॉक्स में सेलेक्ट करते हैं कि रीडिंग हमारा बीच में आए, ऑलमोस्ट बीच में आए, इससे हम लोग इसको मिनिमाइज करते हैं। द रेसिस्टेंस इन द टू आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज, टू आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज 5 ओम एंड एस रिस्पेक्टिवली, ये है 5 ओम और ये है एस रिस्पेक्टिवली, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ये। व्हेन द रेसिस्टेंस एस इज शंटेड विद इक्वल रेसिस्टेंस, शंटेड विद, शंटेड का मतलब होता है पैरेलल में कनेक्शन, शंटेड मीन्स कनेक्टेड इन पैरेलल,
तो इसके संट में लगाने का मतलब है एक और रेसिस्टेंस ऐसे हमने संट में लगा दिया, संट मतलब पैरेलल में लगा दिया विद इक्वल रेसिस्टेंस। ठीक है भाई। द न्यू बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी एट 1.5 L1। पहले तो भाई पहले भी तो वेयर L1 इज द इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ। अच्छा, पहले L1 इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ था जब हमने ये संट रेसिस्टेंस नहीं लगाया था, और अब ये 1.5 L1 हो गया। वेयर L1 इज इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S। S का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन समझना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। क्वेश्चन समझ जाओगे तो फिर क्या है, बैलेंस कंडीशन होता है, बैलेंस कंडीशन ही लिखना होता है। तो चलो भाई इसको ट्राई कर लो एक बार, ज़रूरत पड़े तो पानी पी के ट्राई कर लो। लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लिए, जल्दी कर लिया जाए। देखो भाई 5 ओम एस रेसिस्टेंस पहले इनिशियली का मतलब है बिफोर संटिंग। पहले 5 था, इधर एस था, एल था, इधर 100 माइनस एल था। तो हम लोग बोल सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई एल, 5 डिवाइडेड बाई एल बोले या रो एल बाई ए बोले, रेसिस्टेंस उधर का इज इक्वल टू, इधर है एस, एस डिवाइडेड बाई रो 100 माइनस L1, L1 है तो डिवाइडेड बाई ए, ये भी L1 है, रो बाई ए तो कैंसिल हो जाएगा भाई। तो ये पहले था, ये समझ लो 5 अपॉन L1 इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1। ये है पहले के हिसाब से इक्वेशन। ठीक है भाई, ये तो है बिफोर संटिंग। अब जब संटिंग कर दिए तो तुम्हारा अब क्या रह गया भाई, तो इधर 5 ओम रह गया और इधर तुम्हारा S और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, S और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। बीच में तो भाई अपना गैल्वेनोमीटर कमाल करता ही रहता है। इधर अब तुम्हारा हो गया इधर L2 लेंथ, और L2 लेंथ जो है वो 1.5 टाइम्स L1 हो गया है, यही बोला गया था 1.5 टाइम्स L1 हो गया है। तो इसका मतलब इधर वाला अब लेंथ रह गया 100 माइनस 1.5 टाइम्स L1, ये अब रह गया। ठीक है भाई, इधर वाला L2 है 1.5 टाइम्स L1, ये है भाई, ये है। तो S जब पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, तो S/2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, S/2, क्योंकि 1/S प्लस 1/S यानी कि 2/S हो गया, तो S/2 हो गया इक्विवेलेंट। तो अब लिखेंगे बैलेंस कंडीशन, ये कब है भाई, तो आफ्टर संटिंग। तो क्या किया भाई आफ्टर संटिंग, तो बैलेंस कंडीशन लिखेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई L2 मीन्स 1.5 L1 इज इक्वल टू, ये हो गया S/2 और ये हो गया 100 माइनस 1.5 L1। बस इतना ही तो काम है भाई। अब इसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S का वैल्यू हमें निकालने हैं। तो भाई L1 को निकाल करके और इक्वेट कर दे दोनों साइड से, तो S मिल जाएगा। S हमें सॉल्व करना है, S को कैंसिल नहीं करना है। तो 5 डिवाइडेड बाई ये 1.5 है, 3/2 L1 है। ठीक है, इज इक्वल टू S/2 और ये 100 माइनस 3/2 L1 है, ये है यहाँ पे, ये S है, ये 5 है, कन्फ्यूजन मत हो कर लेना। ये हो गया भाई, ये मिल गया, तो S/2 आया, ये क्लियर है यहाँ। अब ये दो इक्वेशन तुम्हें मिल गए और यहाँ से तुम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके L1 निकाल सकते हो भाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, L1 इन टर्म्स ऑफ S आ जाएगा, और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके L1 इन टर्म्स ऑफ S आ जाएगा भाई। और आ जाएगा तो L1 इधर से L1 इधर से इक्वेट करके सॉल्व कर दोगे, काम हो जाएगा ख़त्म। यही दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं, S का वैल्यू निकालना है।
इसका वैल्यू निकल जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या सॉल्व नहीं कर सकते हैं? एस भी निकल जाएगा, L1 भी निकल सकता है, लेकिन अभी टारगेट हम लोग का एस निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में एस पूछा गया, तो एस टारगेट रखो, L1 को रिप्लेस कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैसे भी दो इक्वेशन बन जाएंगे लीनियर में, और दो इक्वेशन बन जाएंगे तो अब आप काम कर देंगे, L1 को एलिमिनेट करो और एस का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये दो इक्वेशन बने हैं, देखता हूँ मैं इसका आंसर है या नहीं। आंसर होगा तो आपको दिखाई भी दे देगा। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? और बोलो भाई पहलवान, लॉजिक समझ गए क्या करना था? बोल दो भाई, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें आंसर। चिराग देखो, अब इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्लियर तो है ना यहाँ तक? चलो देखो, अगर इसका आंसर अवेलेबल हो ना। भाई आंसर तो अवेलेबल नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पीडीएफ भेजा था, उसमें 98 नंबर क्वेश्चन देखना। मैंने पीडीएफ तुम्हें भेजा था, उसमें 98 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये 98 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो काम हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो काम हो जाएगा। इसमें तो शायद नहीं है, नहीं इसमें नहीं है। तुम्हें पहले मैंने पीडीएफ भेजा था होमवर्क वाले में, उसमें होगा 98 नंबर में। काम करना क्या था भाई, वही काम करना था। पहले तुम लिखो 5/s, जो भी था हमारा 5/s इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1, ऐसा भी लिख सकते हो। अरे भाई इसको ऐसे भी हम लोग बैलेंस बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिवाइडेड बाई ये, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई s, 5 डिवाइडेड बाई s इज इक्वल टू इधर L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ये डिवाइडेड बाई ये करते हो, और उधर से जब लिखा था हम लोगों ने तो 5 डिवाइडेड बाई ये था 1.5 डिवाइडेड बाई s/2, 5 डिवाइडेड बाई उधर से आया बाद में संटिंग के बाद 5 डिवाइडेड बाई s/2। तो उस कंडीशन में क्या मिला था भाई, तो उस कंडीशन में मिला था हमें L2 यानी कि 1.5 L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1.5 L1, ये मिला था। बस भाई इसी को सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं करना है तुम्हें, एक पहले का और एक बाद का, और L1 तुम्हें निकालने हैं। तो ये ही काम करो और यहाँ रेशियो ले लो भाई, ये दोनों का रेशियो लेगा तो S अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों का मैं रेशियो ही ले लूँ तो देखो यहाँ पे 10/s है कि नहीं, ये 5 × 2 10/s, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 10/s इज इक्वल टू 1.5 L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1.5 L1, बिल्कुल ठीक बात है भाई। ये 10/s है, ये 5/s है। अच्छा भाई, तो कोई बात नहीं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी 10/s हो जाएगा। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। अब 10/s हो गया, इधर लेफ्ट हैंड साइड 10/s, लेफ्ट हैंड साइड 10/s, तो अब इसको इक्वेट कर सकते हैं। देखो भाई 1.5 L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1, 100 माइनस 1.5 L1 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1। अब तो कम से कम हो गया काम। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और सॉल्व कर देंगे, L1 का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक में आता है, दो वैल्यू अगर L1 क्वाड्रेटिक में आ जाए, क्वाड्रेटिक में आएगा तो इसका पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। और